हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 11th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम है समुच्चय। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। तो समुच्चय क्या होता है उसको जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक समूह होता है। तो समूह तो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे ताश की गड्डियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, क्रिकेट टीम का समूह। तो इसी प्रकार से मैथ में भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के समूह बनते हैं, जैसे सम संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, भाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इस प्रकार के तमाम संख्याओं के समुच्चय बनते हैं। तो आइए, तो समुच्चय में क्या होता है, समुच्चय की अगर हम परिभाषा की बात कर लें, इसकी मेनली डेफिनेशन क्या होगी, तो हम जानते हैं कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित समूह होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष गुण को बताए, किसी विशेष गुण को ही हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। तो उससे पहले हम आपको रिप्रेजेंटेशन और बता देते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े लेटर ए बी सी एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड से लिखते हैं। थोड़ा सा और जानेंगे, अगर कोई भी अवयव इसके अंदर है, बिलोंग कर रहा है, मान ली ए इसके कोई अवयव है सेट का, तो वहाँ पर क्या होगा, ए का अवयव है तो हम उसे कहेंगे ए बिलोंग्स टू, या एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू कहेंगे या एप्सिलॉन कहते हैं, जैसे इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक और समुच्चय में। समुच्चय में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लिखते हैं एन से। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है जेड। क्यू परमीय संख्याओं का समुच्चय को लिखते हैं, और आर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को लिखा जाता है। फिर जेड प्लस से धन संख्याओं का समुच्चय को लिखा जाता है। फिर क्यू प्लस से धन परमीय संख्याओं का समुच्चय को लिखते हैं। फिर आर प्लस से धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखा जाता है। तो अब चलते हैं हम बेटा समुच्चय के टाइप्स पर। ठीक है, तो समुच्चय को हम दो विधियों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समुच्चय की कितनी विधियाँ होती हैं, समुच्चय निर्माण की दो विधियाँ हैं। समुच्चय निर्माण की कितनी विधियाँ बताई हमने, दो विधियाँ हैं निर्माण की विधियाँ। तो पहली विधि क्या कहलाती है, पहली विधि जो है वो हमारी है रोस्टर विधि। रोस्टर या सूची, रोस्टर या सूची या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, तो एक तो ये विधि होती है हमारी। दूसरी कौन सी विधि होती है हमारी, दूसरी जो विधि होती है वो समुच्चय निर्माण विधि होती है। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये विधियाँ होती हैं समुच्चय को निरूपित करने की। ठीक है, यहाँ पर निर्माण की जगह निरूपित लिख देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, निरूपित। ठीक है, निर्माण की जगह निरूपित करने की विधियाँ। तो विधियाँ कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, विधियाँ कितनी हो गई, 2, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि रोस्टर विधि क्या होती है। तो रोस्टर विधि हम जानते हैं, रोस्टर विधि, तो इस विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी अवयव को सूचीबद्ध कर देते हैं और उनको एक मंझली कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लें 2 4 6 8, इस प्रकार से मैंने जो समुच्चय लिखा वो क्या है, रोस्टर विधि कहलाएगी। ये मंझली ब्रैकेट है और इसके ये अवयव हैं। तो सभी क्या हैं, सम संख्याएँ हैं, इसके अंदर लिखी हैं। फिर दूसरा हम लिख दें कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं रोस्टर विधि का। 42 के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको,
42 है, तो 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 7 करता है, 14 भी करता है, और 21 भी करता है, और 42 भी करता है। ठीक है, इसको डिवाइड करता है। तो ये वाला जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है हमने, तो वो क्या है? 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से कौन कौन सी संख्या? 1 2 3 4 नहीं करेगा, ठीक है, तो 6 आएगा, 6 7 14 21 और 42। ये क्या है? ये भी किसका उदाहरण है? रोस्टर विधि का उदाहरण है। तो अब चलते हैं हम, सेकंड विधि हमारी कौन सी आती है? तो सेकंड विधि आती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं? किसी गुण को बता दिया जाता है। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या करते हैं? किसी गुण या को बता देंगे, तो समुच्चय निर्माण के रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सार्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। जितने भी इसके अवयव होंगे उनमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा आपको, और सभी का क्या होगा? एक रिलेशन मिलेगा, या वो वही क्या कहलाएगा? गुणधर्म कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समुच्चय को लिया गया है AEIOU। तो इसके सारे अवयव में क्या है? एक संबंध है, और वो संबंध यानी कि गुण क्या है इनका? सारे के सारे ये सभी के सभी स्वर हैं, ये इनका गुणधर्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसको कैपिटल V से लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि को कैपिटल V से लिखते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखा है? V बराबर X सच दैट। X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हमने इसको क्या बता दिया? X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये विधि कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर को। तो इस प्रकार से हमने इसका बेसिक जान लिया। तो अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में क्या कह रहा है हमसे? प्रश्नावली है 1.1। तो 1.1 में पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये पूछ रहा है, बताइए कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नावली में 1.1 पहला पार्ट, इसमें देखो जे से प्रारंभ होने वाली एक तो जनवरी आता है, जनवरी, और एक आता है जून, और एक आता है जुलाई। तो ये क्या है? एक जे से प्रारंभ होने वाले सभी अक्षर हैं, महीनों के नाम हैं। तो महीनों के नाम हैं, तो ये क्या है? सुपरिभाषित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं हम। दूसरे में हमसे क्या कह रहा है? दूसरे में हमसे कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक में किसका नाम लें? ये तो कोई भी सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सुप्रभाषित नहीं है, यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि समुच्चय की क्या डेफिनेशन बताई थी? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे लेखक होंगे, है ना। तो देखिएगा समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए ये भी क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, सर्वश्रेष्ठ का है। सर्वश्रेष्ठ किसका नाम लें? बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो ये है वस्तुओं का, ये क्या है?
वस्तुओं का या व्यक्तियों का, है ना, व्यक्ति कह सकते हैं यहाँ पर, व्यक्तियों का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं इस पर। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में सभी बालक हैं, तो सभी बालकों का संग्रह हमें बताना है। तो सभी बालकों में हमारे कैसा परिभाषित संग्रह है या नहीं। हाँ, तो हमारे कोई कक्षा है तो कक्षा में क्या होंगे, सारे बच्चों का संग्रह सुपरिभाषित होगा। तो क्योंकि एक कक्षा में डिफाइन किया ना कक्षा, तो कक्षा क्या है, सुपरिभाषित है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यह सुपरिभाषित संग्रह है, यानी कि बालकों का संग्रह क्या है, बालकों का जो संग्रह है यह है, यानी कि चलो लिख दे रहे हैं बालकों का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इस प्रकार से फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का है। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सभी क्या हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 100 से कम कितनी होंगी, 1 2 3 ... 99, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं। तो ये क्या है, यह है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये तो निश्चित है, लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं ये निश्चित है। तो पार्ट नंबर है ये हमारा 6। तो 6 पार्ट में कह रहा है हमसे, तो उपन्यासों का प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। फिर 7th पार्ट पर चलते हैं। तो 7th पार्ट में हमसे कह रहा है, 7th पार्ट में कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक, जितने भी समपूर्णांक हैं उनका संग्रह पूछ रहा है। तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित होगा, ठीक है। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए सभी समपूर्णांक, कितने समपूर्णांक होंगे इसको बता सकते हैं क्या आप। तो यहाँ पर देखिए संग्रह क्या है, सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। नेक्स्ट पार्ट है इसका एर्थम। तो 8वें पार्ट पर चलते हैं। तो 8वें पार्ट में हमसे कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है वो क्या होगा, तो देखिएगा
तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नों का संग्रह। अध्याय, अब एक अध्याय है, एक पाठ है, ठीक है। तो अध्याय मतलब पाठ होता है। अध्याय में आने वाले प्रश्न, आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित। प्रश्नों का संग्रह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। समुच्चय है। तो अब 9th पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। तो 9th में हमसे कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक जोड़ दिया, तो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए बराबर कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन भरिए। तो देखिए यहाँ पर अब जो भी एलिमेंट इस सेट के होंगे तो वो उसमें आएगा बिलोंग, और जो एलिमेंट इस सेट के नहीं होंगे उसमें आएगा नॉट बिलोंग। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला पार्ट है 5 ... a, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ए जो है वो 5 इससे बिलोंग कर रहा है सेट ए, तो यहाँ पर सेट ए लिखता हूँ मैं। सेट ए लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 5 इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है? 5 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें भर देंगे हम क्या? बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू एप्सिलॉन आ जाएगा। दूसरे में देखते हैं, तो दूसरा क्या है? सेकंड में हमसे कह रहा है कि 8 ... ए से बिलोंग कर रहा है, इसमें 8 है कहीं? 8 कहीं नहीं है, तो ये इसमें कर आएगा नॉट एप्सिलॉन। फिर थर्ड वाला देखना है, थर्ड वाले में क्या लिखा है? 0 .a। तो अब बताइए 0 इसमें है कहीं? इसमें 0 नहीं है, तो इसमें आएगा नॉट एप्सिलॉन। फिर फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट में क्या है इसके? तो फोर्थ पार्ट इसका है हमारा 4 ... a। तो फोर्थ इसका पार्ट है, देखो, तो ये आएगा एप्सिलॉन। फिर फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है इसके? 2 ... a। तो यहाँ पर ये 2 इसका एलिमेंट है, तो इसमें आएगा एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ए बराबर निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। तो इन्हें हमें रोस्टर विधि में लिखना है। यहाँ पर कह रहा है ए सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और किस प्रकार से पूर्णांक है? एक्स का मान -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसको कर लेते हैं हम। तो पहला पार्ट में कह रहा है कि हमें इसे लिखना है इसके अवयव। तो यहाँ पर क्या हो गए? अवयव लिखते हैं। किस प्रकार से अवयव लिखते हैं? एक्स एक पूर्णांक है, तो ए बराबर हमसे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक किस प्रकार का है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स का मान -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो देखिए जो अवयव बनेंगे यहाँ पर, अवयव वो क्या बनेंगे? यहाँ से -2 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 इतने ही बनेंगे। तो अब इनका समुच्चय लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? समुच्चय। तो समुच्चय में लिखते हैं हमसे रोस्टर विधि में, ठीक है। तो समुच्चय यानी कि रोस्टर विधि में समुच्चय। तो रोस्टर विधि में समुच्चय क्या आएगा? ए इक्वल टू -2, देखिए कॉमा से लिखते हैं प्रत्येक एलिमेंट को, -1, कोई भी इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हमने इसमें रोस्टर विधि में लिख दिया।
फिर सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी किस प्रकार से दे रखा है, बी दिया है एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 6 से कम है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है तो इसको हम लिख देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से जो अवयव बनेंगे वो क्या बनेंगे, अवयव। यहाँ से जो अवयव बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से छोटी कौन कौन सी संख्या आती हैं, तो 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, ये 6 से कम है। तो अब समुच्चय लिखेंगे रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि में लिखेंगे नहीं तो इन्हें कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा मछली। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक्स दो संख्याओं की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो 2 अंकों का योगफल 8 है, ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी, तो इसके अवयव लिखते हैं हम। तो इसके अवयव आएंगे एक तो 17, तो 17 को जो अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास 26, फिर 35, फिर 4 आएगा। उसके बाद में 5, 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। फिर 6, 2 को जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। फिर 7, 1 को जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, है ना। फिर 80 को जोड़ेंगे तो भी आएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का जोड़ ही हमें 8 प्राप्त हो सकता है। अब क्या करना है, समुच्चय लिखना है रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि, तो रोस्टर विधि क्या हो जाएगी, यानी रोस्टर रूप क्या आ जाएगा इसका रोस्टर में। तो 17, 26, 35, 44 और 53, 62, 71 और 80, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक संख्या का मतलब होता है इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए 60 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 30, फिर यहाँ से आएगा 15, फिर यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से फिर आएगा 5। तो आए कितने, 2 × 2 × 3 × 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसका हम समुच्चय लिखते हैं रोस्टर विधि में। तो क्या आएगा, 2, कोई भी अक्षर इसके अंदर रिपीट नहीं करना है, 3 और 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि ट्राइग्नोमेट्री शब्द है, ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो लिख लेते हैं हम ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री, तो ये ट्राइग्नोमेट्री है, इनके शब्दों का हमें लिखना है समुच्चय, रोस्टर विधि में लिखना है। तो इसमें कोई भी अक्षर रिपीट करके नहीं लिखना है। तो टी, फिर कॉमा से लिखा जाता है प्रत्येक अक्षर को, R, I, G, O, N, M, टी तो पहले ही आ गया, R भी आ गया और बाई। तो ये हो गया रोस्टर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। 6 पार्ट में क्या है, 6 पार्ट में कह रहा है कि बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बैटर आपकी क्या दे दिया उसने, बैटर दे दिया। तो बैटर की शब्द ये दे रखा है बैटर। अब इससे हमें समुच्चय लिखना है सभी अक्षरों का। तो रोस्टर रूप में समुच्चय क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या आएगा, यहाँ से इसको लिखेंगे F बराबर B आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा। बाकी अक्षर रिपीट नहीं करना है इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारे लिए ये दे रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है
सबसे पहले ये देखना है इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, वो रिलेशन को ही हमें लिखना है। तो देखिए मैं पहला पार्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पर। चौथे का पहला पार्ट, पहले पार्ट में लिखा है 3, 6, 9 और 12। ये कोई समुच्चय दे रखा है। अब देखिए इनमें एक गुणधर्म को ढूंढना है आपको, तो इसमें क्या गुण बन रहा है इसको हमें देख लेना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है यहाँ से कि ये क्या है, मल्टीपल चल रहे हैं। ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो हम इसको क्या किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ से ए इक्वल टू किस प्रकार से लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना है 3n है। और जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n का मान 1 2 3 रखते जाओ तो ये आ जाएगा, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और कहाँ तक लेना है हमें n को, ये भी बता देना है। तो n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 4 से छोटा या 4 के बराबर तक लेना है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 और 32 ये अंक दे रखे हैं। अब इसमें हमें देखना है, तो इसमें देखना है क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको हम समुच्चय रूप में लिखते हैं बी से। तो बी से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे। कहाँ तक रखेंगे ये भी लिखना है यहाँ पर, कहाँ तक लिखेंगे, तो 1 से बड़ा या 1, ठीक है, और छोटा रखेंगे हम n का मान किससे, छोटा रखेंगे किससे, 4 या 4 के बराबर रखेंगे, ठीक है। ये इसका समुच्चय निर्माण विधि हो गया। अब अगले चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि 5, 25, 125 और 625। तो इसको लिख लेते हैं हम 5, 25, 125 और 625, ठीक है, ये दे रखे हैं। इनमें क्या रिलेशन आपको मिल रहा है इसको आपको बताना है। देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से रिलेशन को आपको ढूंढना है। तो हमें एक चीज़ यहाँ से दिख रहा है स्पष्ट रूप से, क्या दिख रहा है कि इसमें वर्ग हो रहा है, ठीक है, पावर बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ से सी से लिखता हूँ, तो एक्स सच दैट लिखता हूँ। और एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो यहाँ पर 5 की पावर n हो रही है, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्या है यहाँ पर, जो इसका मान है, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, ये 4 पावर तक जा रहा है। तो 1 से बड़ा होगा n और छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 4 तक, 4 के बराबर होगा। यहाँ पर कितनी पावर बन रही थी, यहाँ पर 32 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 5। तो यहाँ पर भी 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पर ही चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में बताना है क्या गुणधर्म बन रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये सम संख्याएँ हैं, क्या है ये, सम संख्याएँ। तो मैं डी से लिखता हूँ इसको, तो लिखता हूँ मैं एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, एक्स एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 1, 4, 9 डॉट 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 100 तक। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है हमको, ई से लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसी 100 का वर्ग है ना। तो इस प्रकार से हम लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू n स्क्वायर और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एंड और क्या दिख रहा है यहाँ पर, तथा n का मान कहाँ से लेना है, 1 से लेना है, 1 या 1 से बड़ा, और छोटा किससे लेना है, हमें छोटा लेना है n का मान 10 या 10 के बराबर। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर
5 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब हो गया इनको समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो पहला पार्ट कह रहा है ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो हम इसको लिख देते हैं। देखिएगा पाँचवा क्वेश्चन था ना, पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवें का पहला पार्ट यहाँ पर ए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर उत्तर ही लिखता हूँ सीधे। तो यहाँ से कह रहा है कि एक्स क्या है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है विषम प्राकृत संख्याएँ हैं। तो ये रोस्टर रूप में आ गया, रोस्टर रूप ही हमसे लिखवा रहा है, रोस्टर या सारणी रूप, ठीक है, रोस्टर रूप। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, v इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और किस प्रकार का पूर्णांक है, -1 से 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी कि 4.5 से छोटा। तो अब देखिएगा इसमें इसको v से लिख लेते हैं। तो v बराबर हमारे लिए दे रखा है x छोटा है किससे, तो यहाँ पर दिया है हमें -1/2 से, तो छोटा है x, लेकिन बड़ा किससे है, लेकिन बड़ा है 9/2 से। तो ये आएगा कितना 0.5 माइनस का और x, और यहाँ पर आएगा 4.5। तो अब देखिए यहाँ से कौन कौन से पूर्णांक आ जाएंगे हमारे लिए। तो यहाँ से जो पूर्णांक मिलेंगे वो मिल जाएंगे हमारे, एक तो पहला मिलेगा -1, तो -1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या आएगा, -1 तो इसके बाद आता है। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0, 1, 2, 3, 4 और 4 ही तक मिलेगा, ठीक है। 4.5 से छोटा यही मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि सी एक्स एक पूर्णांक है और किस प्रकार से x² < 4 है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, तो इसको c बराबर लिखते हैं। तो इसका समुच्चय क्या बन जाएगा, सारणी रूप। तो हम लिख देते हैं, ये बन जाएगा, x का मान क्या कर रहा है हमसे, x² < 4 के। तो कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर 4 से छोटी लेनी है ना। तो छोटी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -2, -1 0 और 1 और 2, ठीक है। इन सभी वैल्यू पर क्या आएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारा समुच्चय आ गया। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि डी है। डी किस प्रकार से है, डी इस प्रकार से एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का अक्षर है, लोयल शब्द का अक्षर है। तो इसका अक्षर है, तो इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण में। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, लोयल के अक्षरों को एक ही बार लिखा जाएगा। तो बाई ए, ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। अब देखिएगा फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है एफ, फोर्थ ही पार्ट है इसमें तो फोर्थ ही पार्ट है, सॉरी इसमें कितने फिफ्थ में पार्ट है। फिफ्थ में पार्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से महीने आते हैं, तो 31 दिन नहीं होने वाले महीने का समुच्चय जो होगा तो वो ई बराबर होगा, फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, फरवरी हो गया। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अच्छा। फिर जून में भी 30 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं और नवंबर, तो इसमें भी 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये इनका समुच्चय आ गया। फिर छठे में चलते हैं। तो छठे में क्या कह रहा है हमसे, एफ जो दे रखा है वो कह रहा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले व्यंजन लिखना है हमें। तो हमें लिखना है एफ में क्या लिखना है, के से पहले आने वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं के से पहले व्यंजन। तो के से पहले क्या आएगा, वी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, जे आएगा, के, इतने ही आएंगे बस। तो इनको हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा हमारा,
बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। तो आइए इसका मिलान कर देते हैं हम। तो देखिएगा, हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 6 हैं। तो अब देखिए ये क्या है, इधर ऑप्शन में देखना है। x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, और यहाँ पर x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, फिर x प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, और x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर किससे मिल रहा है? इससे ही मिल जाएगा हमारा, डी से, है ना। इसका ही मिलान हो रहा है। फिर 10 से कम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी, इसका मिल जाएगा इससे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले का। फिर पहले का किससे हो जाएगा? पहले का जो मिलान हो जाएगा हमारा, तो दूसरे का हो जाएगा पहले से, और तीसरे का हो जाएगा 6। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा सी। फिर सेकंड का जो मिलान होगा वो किससे होगा? सेकंड वाला मिल जाएगा ए से। फिर थर्ड का जो मिलान आने वाला है वो किससे आएगा? थर्ड वाला डी से। फिर फोर्थ वाले का मिलान जो होगा वो किससे होगा? फोर्थ वाले का 10 से कम, ठीक है, बी वाले से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।